Welcome to the class 3 of amalgamation. In this video, we are going to learn methods of purchase consideration. So let me share my screen. Yes. So in this topic, amalgamation में अब तक हमने क्या पढ़ा? इसका meaning, what is amalgamation, absorption and external reconstruction. Then methods of accounting, old company और new company क्या-क्या methods follow करेंगे. Now हम लोग purchase consideration के बारे में पढ़ने जा रहे हैं कि what is purchase consideration and how it is determined. So here methods of purchase consideration. So you will find three methods. Actually, there are two methods, but in books you will find three methods. So I'm mentioning that. Number one, lump sum method. ये actual में कोई method नहीं है. In this case, the purchase price of the business, जो old company है ना, जो अपना business transfer कर रहा है new company को, वो अपने business transfer करने का कितना price डिमांड करा क्वेश्चन में दिया रहेगा. तो ऐसे अपने को कुछ ढूंढना नहीं होगा. इस मेथड में क्वेश्चन में दिया रहेगा पीसी का अमाउंट, लमसम अमाउंट दिया रहता है. सो इट विल बी गिवन इन क्वेश्चन. सिर्फ अपने को आइडेंटिफाई करना है कि यही परचेज प्राइस है और कुछ नहीं करना होता. क्वेश्चन में दिया होता है रेडीमेड परचेज प्राइस इज अवेलेबल. सेकेंड मेथड इज नेट पेमेंट मेथड. नेट पेमेंट मेथड क्या होता है इस मेथड में? इन दिस मेथड, पेमेंट टू द शेयर होल्डर्स ऑफ ओल्ड कंपनी, सेलिंग कंपनी, जो कंपनी अपना बिजनेस बेच रही है ना, उस कंपनी के शेयर होल्डर को क्या पेमेंट करे उसका इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में दिया रहता है. सो हम लोग को उसको सिंपली ऐड करना है. फॉर एग्जांपल, सपोज इक्विटी शेयर होल्डर है ना, इक्विटी शेयर होल्डर, उसके बारे में क्वेश्चन में हिंट दिया होगा, इंफॉर्मेशन दिया होगा कि उसको हमने इक्विटी शेयर होल्डर को हमने इक्विटी शेयर्स दिए हैं या उसको हमने प्रेफरेंस शेयर्स दिए हैं या उसको हमने डिवेंचर्स दिए हैं, कैश दिए हैं. ये सारा इंफॉर्मेशन होता है. अच्छा, ये चारों का कॉम्बिनेशन हो सकता है, इसमें से दो हो सकता है, एक ही हो सकता है, खाली इक्विटी शेयर्स दिया हो. ठीक है, एनी कॉम्बिनेशन, कुछ भी हो सकता है. कैश हो सकता है, कैश नहीं भी हो सकता है. बट नंबर एंड इश्यू प्राइस विल बी गिवन. नहीं दिया है तो फिर ये मेथड यूज नहीं कर सकते, बिकॉज हमें टोटल फाइंड आउट करना है ना. एंड सेम विथ प्रेफरेंस शेयर होल्डर. प्रेफरेंस शेयर होल्डर को क्या क्या मिला है उसका भी इंफॉर्मेशन, ये ऊपर वाला इंफॉर्मेशन इधर भी आने वाला है. मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ सेम, सेम एज अगर. ठीक है, बट इसमें इंपॉर्टेंट चीज है, हमें दो चीज चाहिए. नंबर ऑफ शेयर्स, कितने शेयर्स इशू किए हैं और किस प्राइस पे दिए हैं. इन सम क्वेश्चन यू विल फाइंड नंबर ऑफ शेयर्स कितना इशू किया है वो दिया है, बट इशू प्राइस नहीं दिया है. एंड समटाइम्स इशू प्राइस बोला है बट कितने शेयर्स इशू किए वो नहीं बोला है. एंड समटाइम्स एक्सचेंज रेशियो बताएगा, 2 shares will be issued for every 1 shares held or every 2 shares held, every 3 shares held, ऐसा कुछ रेशियो देगा. तो रेशियो से हम लोग नंबर ऑफ शेयर्स फाइंड आउट कर सकते हैं. दैट मीन्स in case of net payment, shareholders and shareholder includes equity shareholder, preference shareholders, इनको क्या क्या पेमेंट किया है उसका डिटेल्स क्वेश्चन में है. इक्विटी शेयर्स दिया है तो उसके बारे में इंफॉर्मेशन है, कितने शेयर्स दिए हैं, किस प्राइस पे दिए हैं, प्रेफरेंस शेयर्स, डिबेंचर्स, कैश में कुछ पेमेंट हुआ है तो उसका सारा डिटेल होना चाहिए. तो इसमें इंपॉर्टेंट क्या है वो मैं बाजू में लिख रहा हूँ, नंबर ऑफ शेयर्स, नंबर ऑफ शेयर्स एंड इशू प्राइस, ये दोनों दिया होना चाहिए. दोनों में से एक भी इंफॉर्मेशन मिसिंग है तो हम लोग ये मेथड यूज नहीं कर सकते, इशू प्राइस. और यही सेम चीज यहाँ पे भी सेम, नंबर ऑफ शेयर्स एंड इशू प्राइस दोनों होना चाहिए. सिंपली सबका टोटल कर लो, दैट विल बी दी पीसी. बट एक चीज इंपॉर्टेंट है, उसको अलग से लिख रहा हूँ नोट, और उसको मैं रेड पेन से लिख रहा हूँ. ये पेमेंट में
नोट, डोंट कंसिडर पेमेंट टू डिबेंचर होल्डर। देखो मैंने प्रेफरेंस इक्विटी शेयर होल्डर की बात की, उसका पेमेंट ऐड करो, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पेमेंट किया उसका डिटेल, ये सब ऐड करो। बट इसके अंदर डिबेंचर होल्डर को नहीं लेना। बट सर आपने यहाँ पे डिबेंचर्स लिया है, ठीक से सुनो मेरी बात। मैं बोल रहा हूँ इक्विटी शेयर होल्डर को जो कुछ दिया वो सब ऐड करना। अगर इक्विटी शेयर को डिबेंचर्स दिया तो ऐड करना, लेकिन डिबेंचर होल्डर को क्या पेमेंट दिया है, दैट विल नॉट बी पार्ट ऑफ पीसी एज पर AS 14 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है अमालगमेशन के ऊपर। AS 14 वो बोलता है पीसी में सिर्फ ओनर को जो पेमेंट किया है वही ऐड करना। डिबेंचर होल्डर कंपनी का ओनर नहीं होता है, तो इसको जो पेमेंट किया होगा क्वेश्चन में अगर उसका इन्फॉर्मेशन है तो उसको ऐड मत करना, दैट विल नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ पीसी। पीसी में सिर्फ ओनर को, और ओनर में यही दो लोग हैं, इक्विटी शेयर होल्डर एंड प्रेफरेंस शेयर होल्डर, तो इन दोनों को जो भी पेमेंट किया है वो सब ऐड कर लो, दैट विल बी नेट पेमेंट मेथड। ओके, ये हो गया नेट पेमेंट मेथड। और ये लमसम इसमें तो कुछ करना ही नहीं होता है, क्वेश्चन ही बता देता है कितना पेमेंट करने वाले, क्या पेमेंट करने वाले। ओके, क्वेश्चन में दिया रहता है। अब अगर क्वेश्चन में लमसम अमाउंट नहीं दिया है और पेमेंट का डिटेल नहीं है तो क्या करें, तो हमारे पास एक अल्टीमेट मेथड है जो हर जगह पे काम आता है। ये है अल्टीमेट मेथड, इसको बोलते हैं नेट असेट मेथड। नेट असेट नेट असेट मेथड। क्या मतलब सर? सिंपल मतलब है असेट्स माइनस लायबिलिटी। बट ध्यान से सुनना और देखना जरा मैं क्या लिख रहा हूँ यहाँ पे। नेट असेट मेथड से पीसी कैसे निकालते हैं। सो असेट्स टेकन ओवर, असेट्स टेकन ओवर एट एग्रीड वैल्यू, एग्रीड वैल्यू। तो जितने भी असेट्स न्यू कंपनी ने ओल्ड कंपनी के लिए है, फॉर एग्जांपल असेट 1, असेट 2, असेट 3, और जो वैल्यू पे लिया है, जो वैल्यू एग्री किया है। देखो एक असेट का बुक वैल्यू होता है, जो बैलेंस शीट में होता है वो वैल्यू को बुक वैल्यू बोलते हैं। समटाइम्स बुक वैल्यू ही एग्रीड वैल्यू बन जाता है इन एब्सेंस ऑफ इंफॉर्मेशन। बट एग्रीड वैल्यू, बायर और सेलर जिस प्राइस पे एग्री कर रहे हैं बिजनेस ट्रांसफर करने के लिए, वो होता है एग्रीड वैल्यू। तो एग्रीड वैल्यू ही लेना है, बट इन एब्सेंस ऑफ इंफॉर्मेशन बुक वैल्यू कैन बी कंसिडर एज एग्रीड वैल्यू। बट याद रखना मैं यहाँ पे बोला एग्रीड वैल्यू। एंड असेट्स टेकन ओवर, असेट्स टेकन ओवर बोला, ये वर्ड भी इंपॉर्टेंट है। हो सकता है न्यू कंपनी कोई असेट्स ना ले, तो उसको पीसी में मत लेना। ओल्ड कंपनी के पास कई सारा असेट्स है, उसमें से न्यू कंपनी ने कुछ सेलेक्टेड असेट्स लिए, कुछ असेट्स नहीं लिए, तो यहाँ पे टेकन ओवर। लेकिन जब हम लोग ओल्ड कंपनी का अकाउंटिंग करते हैं ना, तो उसके फर्स्ट स्टेप में ट्रांसफर ऑल बैलेंस शीट आइटम, वहाँ पे सारे एसेट्स लाइबिलिटीज ट्रांसफर करते हैं। बट इसका मतलब ये नहीं कि वो सारे एसेट्स लाइबिलिटी न्यू कंपनी ले रहा है, वो तो हम उसका बुक क्लोज करने के लिए सारे एसेट लाइबिलिटी को ट्रांसफर करते हैं, टू क्लोज द बुक्स ऑफ ओल्ड कंपनी। कंफ्यूज मत होना, ओल्ड कंपनी के स्टेप्स में बोला है ट्रांसफर ऑल बैलेंस शीट आइटम, वो ओल्ड कंपनी का बुक्स क्लोज करने के लिए। परचेज प्राइस फाइंड आउट करने के लिए न्यू कंपनी ओल्ड कंपनी के कौन कौन से एसेट्स लिया, असेट्स टेकन ओवर एंड एग्रीड वैल्यू भी इंपॉर्टेंट है। एग्रीड वैल्यू दिया है तो वो वैल्यू लेने का, नहीं दिया है तो मत लो। टोटल कर लो इसका, इसमें से लेस कर दो। क्या लेस कर दो? लेस लाइबिलिटीज टेकन ओवर, लेस लाइबिलिटीज टेकन ओवर एट एग्रीड वैल्यू। ये भी एग्रीड वैल्यू पे ही आना चाहिए। तो सपोज लाइबिलिटी 1 है, लाइबिलिटी 2 है, 3 एंड सो ऑन, जो भी है वो सबका एग्रीड वैल्यू, एग्रीड वैल्यू ये लेस कर दो। ये जो अमाउंट आएगा ना निकल के, इसी को बोलते हैं नेट असेट, इसी को बोलते हैं नेट असेट। और ये जो नेट असेट का वैल्यू आता है ना, यही पीसी है, इसी को बोलते हैं परचेज कंसिडरेशन। बात समझ में आई? तो एज ए स्टूडेंट अगर मुझे कोई क्वेश्चन में फाइंड आउट करना है कि इसमें परचेज कंसिडरेशन क्या है, तो सबसे पहले मैं ये चेक करूंगा क्या कहीं पे क्वेश्चन में लम सम अमाउंट दिया है, क्वेश्चन में गिवन है। अगर गिवन है तो फिर मैं ये दो मेथड को नहीं सोचूंगा, बस वही पीसी है। अगर लम सम प्राइस नहीं दिया है तो मैं नेट पेमेंट के बारे में सोचूंगा। कंपनी के शेयर होल्डर को इक्विटी प्लस प्रेफरेंस शेयर होल्डर, इन दोनों को पेमेंट जो दिया है उसका डिटेल है क्वेश्चन में, बट वो डिटेल इनकम्प्लीट नहीं होनी चाहिए। वो डिटेल में क्या क्या पेमेंट किया है
नंबर ऑफ शेयर्स कितना डायरेक्टली दिया हो या डायरेक्टली नहीं दिया हो तो कोई रेशियो दिया हो जिससे ये पता कर सके कितने शेयर्स दिए हैं। एंड इश्यू प्राइस भी बताए किस प्राइस पे शेयर इशू किया है, क्योंकि पार पे हो सकता है, प्रीमियम पे हो सकता है, बट जो भी है वो इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। तभी हम लोग ये नेट पेमेंट मेथड यूज करके इक्विटी शेयर होल्डर और प्रेफरेंस शेयर होल्डर को जो भी कुछ पे किया है सबका टोटल कर दो तो मिल जाएगा परचेज कंसिडरेशन। बट एक चीज ध्यान रखना, नोट इसके अंदर डिबेंचर होल्डर का अमाउंट उसका पेमेंट मत ऐड करना, क्योंकि डिबेंचर होल्डर वो कंपनी का ओनर नहीं है, और एएस 14 में क्लियर कट बोला है कि जो ओनर को पे करते हैं वो परचेज कंसिडरेशन होता है। तो डिबेंचर होल्डर इज नॉट ओनर ऑफ कंपनी, इज क्रेडिटर। ओके, अगर ये मेथड भी काम नहीं कर रहा है तो फिर हमारे पास ये अल्टीमेट मेथड है, असेट और लायबिलिटी का डिटेल्स होता है, कुछ नहीं तो बैलेंस शीट में दिया होगा असेट लायबिलिटी, है ना, तो वहां से हम लोग इंफॉर्मेशन उठा लेंगे नेट एसेट्स के बारे में। और याद रखना न्यू कंपनी ने कौन कौन से एसेट्स लिए है वही लेना है, असेट्स टेकन ओवर माइनस लायबिलिटीज टेकन ओवर एट एग्रीड वैल्यू। असेट माइनस लायबिलिटी करोगे तो नेट एसेट आएगा, और यही नेट एसेट परचेज कंसिडरेशन बन जाएगा। बोलो बात समझ में आई कि नहीं? यस सर, समझ में आ गई। तो लाओ मेरी फीस दो, पैसे नहीं मांग रहा, वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब शेयर कर दो, वही मेरी फीस है। पैसे तो मैं बिजनेसमैन से कमाता हूँ, उनका अकाउंटिंग टैक्सेशन ऑडिटिंग ये सब काम करके। ओके, और किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए मालिक कमेंट में लिखो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।